दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं भारत की बात। दोस्तों आज हो चुका है 2 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों यदि सब कुछ ठीक रहा तो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9वीं किस्त का पैसा 10 अगस्त तक किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह धान की रोपाई के बाद देश के ज्यादातर किसानों को 2000 रुपए की किस्त का इंतजार है अभी भी। यह हर बार प्रधानमंत्री इसकी किस्त रिलीज करके किसानों को संबोधित करते हैं। यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पैसा भेजने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस बार 10 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। यह पीएम नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में किसानों को डायरेक्ट सहायता देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी। उसके बाद से अब तक 11.5 करोड़ लोगों को 8 किस्त में 1,37,000 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इससे छोटे किसानों को खेती में बहुत सहायता मिली है, लेकिन जिन किसानों ने आवेदन ठीक से नहीं भरा है उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में आप भी अगर नए आवेदक हैं तो फिर फटाफट अपना ब्यौरा चेक कर लें और अगली किस्त का इंतजार करें। दोस्तों देश में महंगाई अपने चरम पर है। जब पेट्रोल डीजल के साथ साथ तमाम अन्य चीजों की भी कीमतें आसमान छू रही है। खाद्य तेल से लेकर दलहन तिलहन तक बाजार में ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं। खाद्य तेल के दाम तो बीते 1 साल में 45% से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। जब बढ़ती महंगाई के चलते बहुत से लोगों की दाल रोटी भी मुश्किल हो गई है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोजमर्रा की जरूरत वाले सामान की बिक्री भयंकर महंगाई में भी बढ़ गई है, और इतनी बड़ी है कि 2019 के पहले तिमाही के आंकड़े पार करने वाली है। पेट्रोल डीजल रोजमर्रा की चीजों में सबसे बड़ी चीज है। इसकी कीमत इस वक्त आसमान छू रही है। वहीं दूध, खाने वाले तेल, साबुन, क्रीम इत्यादि में भी महंगाई आसमान छू रही है। बीते 1 साल में डब, लक्स और लाइफ बॉय साबुनों की कीमतों में 16 से 27% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक डाबर ने भी अपने उत्पादकों में 3% तक बढ़ोतरी की है। जानकारों की माने तो बीते 7 से 8 सालों में इस तरह की महंगाई कभी नहीं बढ़ी है। किसी भी उत्पाद को तैयार करने की लागत में इस वक्त लगभग 5% की कीमत ज्यादा लग रही है। इस वजह से जनता को भी सामान महंगा मिल रहा है। इतना ही नहीं, रोज इस्तेमाल होने वाले दूध की कीमत में भी तगड़ा इजाफा हुआ है। अमूल दूध ने 2 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ा दिए हैं कुछ दिन पहले ही, जबकि मदर डेयरी ने भी अपनी कीमतों में इजाफा किया है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में बिजली चोरी रोकने के लिए 2 तरफा अभियान चल रहा है। अगर आप पटना के हैं तो फिर संभल जाइए। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान ने जुलाई माह में 134 बिजली चोरियों से 1 करोड़ 7 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही खास किस्म का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी तेज कर दिया गया है। इस मीटर के लग जाने के बाद बिजली का बिल देने की बजाय मीटर को मोबाइल की तरह ही रिचार्ज करने से बिजली मिलेगी। दोस्तों पूर्णिया जिले के थानों की वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था ऊपर वाले के भरोसे है। थानों की व्यवस्था का हाल यह है कि कई थानों में अस्थायी थाना अध्यक्ष तक तैनात नहीं है, और थानों की व्यवस्था प्रभारी थाना अध्यक्ष के भरोसे चल रहा है। यह हाल केवल शहरी थाना का ही नहीं है, बल्कि ऐसे महत्वपूर्ण थाने हैं जहां कई माह से स्थानीय थाना अध्यक्ष की तैनाती नहीं की गई है। जी हाँ, पूर्णिया शहरी थानों का आलम यह है कि जिस थाने के अधीन 1 दर्जन से अधिक बैंक के मुख्य शाखाओं के अलावा 1 दर्जन से अधिक स्वर्ण व्यवसायियों की दुकान एवं कई महत्वपूर्ण कार्यालय है, इसके बाद भी सहायक खजांची थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष के भरोसे चल रहा है। दोस्तों देश में कुल बेरोजगारों में बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, और इसमें ग्रेजुएट सबसे ऊपर है। जी हां, PLFS की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यह सर्वे जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 के बीच कराया गया है। आंकड़ों में सभी राज्यों की कुल बेरोजगारी दर 4.8% रही है। वहीं इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ग्रेजुएशन की बेरोजगारों का 17.2% रहा है। इसके बाद 14.2% डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले रहे हैं। वही पोस्ट ग्रेजुएट या फिर उससे ज्यादा पढ़ाई करने वाले 13% बेरोजगारी की जानकारी दी गई है। बिहार में 20% शिक्षित बेरोजगारी है। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करने वालों का हाल बाकी देशों के मुकाबले बहुत बुरा है। जहां बिहार में 85% तक का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले बेरोजगार हैं।
दोस्तों बरसात के मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम को लेकर कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मलेरिया प्रभावित जिलों की पहचान लगातार 3 साल के केस लोड के मुताबिक की जाती है। इस लिहाज से बिहार के 7 जिलों में मलेरिया के 80% मामले हैं, जिसमें गया, कैमूर, मुंगेर, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास और जमुई जिला शामिल है। इसको लेकर प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर मलेरिया की रोकथाम एवं प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब मंगल पांडे ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा बीते साल जारी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत ही एक देश है, जहां साल 2018 की तुलना में 2019 में मलेरिया केसेस में 17.6% की कमी आई है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि मलेरिया की बेहतर रोकथाम एवं इलाज के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार नियम का सूत्र सिस्टम राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के लिए दाखिल खारिज करने के मामले में पूरी तरीके से फेल है। अमूमन दाखिल खारिज 22 दिन होने की बात कही जाती है, लेकिन पटना के 23 अंचलों में कई अंचल ऐसे हैं जहां 4 साल पुराने मामले भी अभी पेंडिंग में हैं, जहां लोग परेशान हैं और सरकारी बाबू अपने हिसाब से काम करने को स्वतंत्र है। बिहार सरकार ने बिहार के लोगों को दाखिल खारिज से मुक्ति दिलाने से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया यह कहकर शुरू की है कि 22 दिनों में सभी तरीके की जमीन का ऑनलाइन दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन सुदूर जिलों की बात तो छोड़ ही दीजिए, राजधानी पटना में ही दाखिल खारिज के लिए लोग अंचलों का चक्कर लगाकर थक गए हैं। यह सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 22 दिन है, लेकिन लोग 4-4 सालों से चक्कर लगाकर अपने काम के लिए थक चुके हैं। दरअसल कई लोगों की माने तो सरकारी बाबू अरंगा डालकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब ये कार्यालय आते हैं तब ना तो CEO साहब मिलते हैं और ना ही CI साहब। नतीजतन उनका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। राजधानी पटना में 59,000 लोग ऐसे हैं जिनके दाखिल खारिज का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। यही हाल पूरे बिहार का है। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम शुरू करने के बाद बिहार सरकार में शामिल भाजपा के मंत्री भी अब पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम चलाएंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रोंगटा ने बताया है कि किस दिन कौन मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की समस्या सुनेंगी, यह तय कर दिया गया है। यह सोमवार से सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिहार सरकार के मंत्री पार्टी प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पटना में रहने पर लगभग हर रोज अपने आवास पर लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनते हैं। इसे देखते हुए भाजपा का कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। भाजपा ने बाकायदा इसके लिए रोस्टर तैयार कर लिया है। सोमवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह और श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा उपस्थित रहेंगे। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्या सुनेंगे। यह बुधवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय और कला संस्कृति एवं युवा मंत्री आलोक रंजन लोगों की अर्जी लेंगे। दोस्तों बिहार में सड़क दुर्घटना के बाद होने वाली मौतों के आंकड़े को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर एम्बुलेंस चालकों को किराया मिलेगा। साथ ही बिहार के सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस को टोल फ्री नंबर से भी जोड़ा जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा चालकों को यह राशि सड़क सुरक्षा निधि से दी जाएगी। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक करके फैसला लिया है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कोई भी एम्बुलेंस ड्राइवर समय पर अगर अस्पताल पहुंचाता है तो उसे घटनास्थल से अस्पताल तक का किराया सरकार देगी। परिवहन विभाग की ओर से ड्राइवर को यह राशि सड़क सुरक्षा निधि से दी जाएगी। विभाग ने समीक्षा की है कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का समय पर इलाज नहीं हो पाता है। इसके चलते कई लोगों की इलाज के अभाव में जान चली जाती है। क्योंकि देश भर के आंकड़ों की तुलना में सबसे अधिक मौतें बिहार में देखने को मिल रही है, जहां समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने की वजह से सबसे ज्यादा बिहार में ही जान जा रही है। दोस्तों बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बहाली की अधिसूचना संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 9,570 पदों पर बहाली होनी है। नियमित बहाली पर सरकार को सालाना 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। विभागीय अफसर के अनुसार विभाग के अधीन 1070 सेक्शन है। हर सेक्शन में एक जूनियर इंजीनियर, एक सर्वे
कैडेट जो ITI उत्तीर्ण होंगे यानी कि पास होंगे, एक वर्क सरकार लोअर डिवीजन क्लर्क और एक कार्यालय अनुसेवक की बहाली होगी। इसके अनुसार बिहार में 5350 कर्मियों की जरूरत होगी। इन पदों पर मात्र 1070 पद ही खाली हैं। इसे देखते हुए विभाग ने 4280 पद सृजित करने का फैसला किया है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार निर्वाचन आयोग बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान बहुत जल्द कर सकता है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर के अनुसार बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से पंचायत चुनाव कराने को लेकर फीडबैक मांगा है। साथ ही साथ सभी जिलों के निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक वे हर हाल में पंचायत चुनाव से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर लें। आपको बता दें कि जैसे ही जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से फीडबैक आ जाएगा, इसके बाद बिहार पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। साथ ही साथ नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहुत जल्द इसको लेकर नोटिस जारी किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरीके से समाप्त पर पहुंच चुका है और इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस बीच फिर से बिहार में मौसम विभाग ने एक साथ 19 जिलों के लिए वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जब वैज्ञानिकों की माने तो मानसून की ट्रफ रेखा बिहार के गया से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। साथ ही दक्षिण बिहार के 19 जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। यह दक्षिण बिहार के अलावा उत्तर बिहार में भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग और आपदा विभाग ने लोगों से बारिश और वज्रपात को लेकर सावधान रहने की भी अपील की है। पूर्वानुमान के मुताबिक मुंगेर, बक्सर, भागलपुर, बांका, पटना, जमुई, खगड़िया, गया, बेगूसराय, नालंदा, बांका, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में भी भारी बारिश होने की संभावना और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। वहीं सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और कटिहार में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। जो 31 जुलाई को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह बैठक में पार्टी की ओर से कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन कुछ प्रस्ताव उनके सहयोगी दल भाजपा के लिए राजनीतिक तौर पर असहज करने वाले हो सकते हैं। यह दिल्ली में शनिवार जदयू कार्यालय में हुई कार्यकारिणी की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातीय आधारित जनगणना और बिहार के बाहर अन्य राज्यों में अलग चुनाव लड़ने को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जदयू इन मुद्दे पर कायम दिख रहा है। कार्यकारिणी की बैठक के प्रस्ताव में कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना तत्काल ही लागू करने की जरूरत है। इस सिलसिले में जदयू केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी भी शुरू कर दिया है। यानी कि जदयू मोदी सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही जदयू का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करके लागू करने की मांग करेगा। जदयू के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने कहा है कि इसके लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है। हालांकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना की संभावना से इनकार कर चुकी है, लेकिन फिर भी उससे मिल करके अपना प्रस्ताव रखा जाएगा। दोस्तों, जेल शब्द सुनते ही मन में दुर्दांत अपराधियों की छवि उभरने लगती है। लेकिन अगर किसी जेल में कैदी पढ़ाई करते दिखे और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जाए तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला बिहार के एक जेल से जुड़ा है। दरअसल गोपालगंज जिले के थावे स्थित चनावे मंडल कारा को एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि मिली है। गोपालगंज के चनावे मंडल कारा में बंद 131 कैदियों ने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई के लिए नामांकन किया है। इन कैदियों को जेल में बंद दूसरे कैदी ही पढ़ाएंगे। गोपालगंज के DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत गोपालगंज मंडल कारा के 131 कैदियों ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए नामांकन कराया है। जेल में एक बेहतर खुशनुमा और अनुशासन के तहत माहौल बनाया गया है, जिसके बाद कैदियों ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की है। DM ने कहा है कि वर्तमान में जेल में 500 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं बंदी हैं, जिसमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 131 कैदियों ने नामांकन किया है। इन कैदियों को जेल में बंद दूसरे कैदी पढ़ाएंगे। कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा किताब कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपनी पढ़ाई समय पर पूरी कर सके।
दोस्तों पटना एम्स चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। कल तक महानगरों में होने वाली रोबोटिक सर्जरी अब पटना एम्स में भी धरातल पर उतरी है। हालांकि अभी इसका डेमो किया गया है। यहाँ रोबोट से 65 वर्षीय महिला के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया है। बिहार में सरकारी अस्पताल में ये पहली रोबोट सर्जरी है। एक कंपनी की ओर से डेमो के लिए रोबोट को एम्स भेजा गया था। इस बीच पटना की ही एक महिला अपने ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के लिए पटना एम्स पहुंची थी। न्यूरो सर्जरी विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर विकास चंद्र झा ने रोबोट से सर्जरी करने का फैसला किया। इसके बाद सोमवार को महिला का सफलतापूर्वक 2.5 घंटे में ऑपरेशन किया गया। शनिवार को महिला को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। दोस्तों जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जी हां, ललन सिंह को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों चिराग पासवान की लोजपा में हुई टूट के पीछे भी ललन सिंह का ही दिमाग था। जी हां, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जदयू ने सवर्णों में सकारात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। जी हां, ललन सिंह जदयू के सबसे प्रमुख स्वर्ण चेहरे हैं। दरअसल ललन सिंह को नीतीश कुमार का संकट मोचक माना जाता है। नीतीश कुमार और जदयू के कई बड़े फैसले में ललन सिंह साझेदार रहे हैं, हिस्सेदारी रहे हैं। जीतन राम मांझी को भी हटाने में ललन सिंह की ही भूमिका थी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि लोजपा में हुई टूट के पीछे भी ललन सिंह का ही दिमाग था। ललन सिंह ने लोजपा को तोड़ने के लिए दिवंगत नेता रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस से चर्चा की थी, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में चिराग पासवान को छोड़कर सभी सांसदों ने बगावत कर दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नीतीश अपने फैसलों से बिहार के तमाम सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश करते हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में नीतीश कुमार ने सभी सियासी समीकरणों को साधते हुए आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। दोस्तों अगर आप बिहारी मुस्लिम हैं और डीजे बाजा के साथ शादी करने जा रहे हैं तो फिर संभल जाइए, नहीं तो फिर आप पर भारी पड़ सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं यानी कि डीजे बाजा के साथ शादी करने जा रहे हैं तो फिर मौलवी आपका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बैंड बाजा नाच गाना डीजे शादियों में फिजूल खर्ची के लिए जितना बदनाम है, अब मुस्लिम समुदाय में उतनी ही तेजी से सुधार की लहर चल पड़ी है। बिहार के सहरसा जिले में इन बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। उलेमा की एक तंजीम और समाज सुधार समिति ने किसी भी तरह के समारोह कार्यक्रम में बैंड बाजा डीजे बजाने पर पाबंदी लगा दी है। इस निर्णय का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए जुर्माना तो देना ही होगा। यदि शादी में यह सब कुछ हुआ तो फिर निकाह भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उलेमा की पहल से समाज पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि इस तरह के फैसले अब से पहले भोपाल सहित देश के कई हिस्सों में लिए जा चुके हैं। इस मामले में सबसे बड़ी समस्या फैसले पर अमल कराने में आती है। बहरहाल पिछले 1 साल से उलेमा और मुस्लिम समाज के रसूखदार तालमेल से कई बुराइयों पर काबू पा चुके हैं। अब इस निर्णय की ना तो सिर्फ सहरसा बल्कि पूरे बिहार में चर्चा है। ये तंजीम सहरसा जिले के मस्जिदों के इमाम और उलेमा की है। दोस्तों नए महीने के पहले दिन महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 73 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1500 रुपए से बढ़कर 1623 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। हालांकि तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14 किलोग्राम बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार के सीमांचल मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में 14 किलोग्राम वाले सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अभी 980 रुपए है। आपको बता दूं कि पिछले महीने यानी कि जुलाई महीने में तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया था। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा गरमाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े 35 संगठनों ने मांग उठाई है कि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लिहाजा सीएम पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली सरकार को जनसंख्या नियंत्रण नीति ले आनी चाहिए। इन संगठनों ने यह सुझाव सत्तारूढ़ बीजेपी पदाधिकारियों के साथ हालिया बैठक में दिया है। कहा गया है कि प्रदेश सरकार असम और यूपी की तरह ही सूबे में यानी कि उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण नीति लेकर आए ताकि भौगोलिक स्तर पर संतुलन को सुनिश्चित किया जा सके।
दोस्तों बिहार में फसल सहायता योजना में शुक्रवार तक किसानों के 18,576 आवेदन आए हैं। हालांकि किसानों के आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक थी। बिहार में बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा को देखते हुए फसल सहायता योजना में आवेदन की तिथि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो किसान फसल सहायता योजना के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-3456-290 और 061222000603 पर जानकारी मिलेगी। जहां विभाग ने सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और फिर निबंधन की शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। इस योजना में सभी प्रमुख खरीफ फसलें शामिल है। जिस किसान की 20% फसल को क्षति होगी तो उस किसान को 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा, जबकि 20% से ज्यादा फसल को क्षति होने पर संबंधित किसान को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों गैर कुर्मी और गैर कुशवाहा को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज है। हालांकि जदयू में बारी बारी से अलग अलग जातियों के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता था कि ये पार्टी उन्हीं दो जातियों में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपेगी। ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर पार्टी ने इसे झूठा साबित कर दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि उनकी पार्टी में कभी भी कास्ट यानी कि जाति फैक्टर नहीं रहा। दूसरे दलों में जाति वाला हिसाब खूब दिखता है। स्वर्ण समाज के ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातें कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रारंभिक बात है, समाजवादी विचार है। राष्ट्रीय कार्य समिति से लौटने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरसीपी सिंह को दिसंबर में पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी। अब जब वह केंद्र में मंत्री बन गए हैं तो उन्होंने खुद पद मुक्त होने की इच्छा जाहिर की। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उन्होंने खुद इसका प्रस्ताव किया और ललन सिंह को जिम्मेवारी दिए जाने को कहा। इसके बाद सर्वसम्मति से ललन सिंह को अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों मोदी सरकार की ओर से बीते दिनों मेडिकल कॉलेज में यूजी पीजी की पढ़ाई में ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर आंगरों को आरक्षण देने के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। जी हां, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा जैसे राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा बनने की संभावना है। यह वजह है कि भाजपा ने ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटे की आरक्षण को अभी से मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण बहाली के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाना शुरू कर दिया। भाजपा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि मोदी सरकार पिछड़े वंचितों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मेडिकल पढ़ाई में आरक्षण की सुविधा दी है। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के बारे में हम जनता को अवगत कराएंगे। हर प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भाजपा के ओबीसी चेहरे भूपेंद्र यादव इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ही ओबीसी सांसदों ने 28 जुलाई को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देकर मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण की मांग की थी, जिसके अगले ही दिन सरकार ने फैसला कर दिया। भूपेंद्र यादव ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओबीसी समाज आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेजों की पीजी यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। दोस्तों डिजिटलाइजेशन के दौर में बिहार में एक महीने में ही 4,26,703 मोबाइल ग्राहक घट गए हैं। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की मई 2021 बिहार झारखंड की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। यह ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अप्रैल में कुल 8,65,58,332 मोबाइल ग्राहक थे, लेकिन मई महीने में यह आंकड़ा घटकर 8,61,31,629 रह गया है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक मई में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत पब्लिक सेक्टर के बीएसएनएल को अपने ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मोबाइल ग्राहकों की संख्या घटने के दो मुख्य कारण माने जा रहे हैं। एक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया का पूरा नहीं होना और दूसरा दो की जगह एक सिम छोड़ना। हालांकि ट्राई के अधिकारी वास्तविक कारण जानने के प्रयास में लगे हैं। वही ग्राहकों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनमें नेटवर्क की समस्या, कॉल ड्रॉप होना का सिलसिला, अपेक्षित डेटा स्पीड नहीं मिलना ये शामिल है। दोस्तों जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार
पीएम मटेरियल है और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गुण चाहिए वे नीतीश कुमार में मौजूद हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो कुछ नेता पीएम बनने के योग्य हैं उनमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने अपने 27 करोड़ यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से बचकर रहने के लिए कहा है। ये फ्रॉडर्स केवाईसी के जरिए यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की वार्निंग एयरटेल के साइबर फ्रॉड को लेकर जारी किए गए एडवाइजरी के बाद आई है। एयरटेल के सभी सब्सक्राइबर्स को एक लेटर के जरिए संबोधित करते हुए सीईओ गोपाल विट्टल ने बताया है कि कैसे ठगी करने वाले लोग नए टेक्निक के जरिए मोबाइल यूजर्स को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही मामला अब वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर्स के साथ भी देखने को मिल रहा है, जहां फ्रॉडर्स वोडाफोन आइडिया के कर्मचारी बनकर लोगों से उनका पर्सनल डेटा हासिल कर रहे हैं और यूजर्स को धमकी दे रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपने पब्लिक एडवाइजरी में यूजर्स को अलर्ट करते हुए बताया है कि कैसे स्कैमर्स सब्सक्राइबर्स को टारगेट कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ वोडाफोन आइडिया ग्राहकों को अननोन नंबर से एसएमएस और कॉल आ रहे हैं और उन्हें अपना केवाईसी तुरंत अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। ये फ्रॉडर्स खुद को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं और यूजर्स को केवाईसी न कराने पर सिम ब्लॉक करने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन के नाम पर यूजर्स की गोपनीय जानकारी भी हासिल कर लेते हैं और उनके अकाउंट से बैलेंस खाली कर लेते हैं। दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में अभाव का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला इसीलिए ये ऐसा काम नहीं कर पाए या फिर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए, इस तरीके की शिकायतें करने वालों के लिए तनवीर अहमद खान एक उदाहरण है। तनवीर अहमद खान ने संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक सेवा 2020 परीक्षा में दूसरे रैंक हासिल किया है। तनवीर अहमद खान के पिता रिक्शा चलाते हैं और घर के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं, फिर भी तनवीर ने जिंदगी की रुकावट को अपने सपने के आगे नहीं आने दिया। तनवीर ने अपनी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। तनवीर अहमद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने तनवीर अहमद खान को भारतीय आर्थिक सेवा यानी कि आईईएस 2020 परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल करने पर बधाई दी है। दोस्तों, लोजपा पारस गुट के बिहार अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी का एनडीए को पूरा समर्थन है। जब पार्टी के राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने पटना पहुंचे प्रिंस राज ने कहा कि आज की बैठक का मकसद बिहार में पार्टी के संगठनिक ढांचे को मजबूत प्रदान करना और एनडीए के साथ बेहतर तालमेल कायम करना है। जब पटना पहुंचे सांसद और प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष प्रिंस राज ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ना तो पार्टी चिराग पासवान की है और न ही पार्टी हमारी है। यह पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान की है, जिन्होंने यह सपना देखा था कि जिस घर में भी अंधेरा हो वहां चिराग जलाना है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि हम लोग एक ही परिवार के हैं और कहीं बातचीत होनी चाहिए। प्रिंस राज ने कहा कि भाई के लिए प्यार कभी भी कम नहीं होता है, लेकिन चिराग पासवान को भी हालात समझनी चाहिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रिंस पासवान ने कहा कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए ही चाहिए। साथ ही गरीबों को योजना में कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश दौरे पर थे। कल सुबह राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कल सुबह लखनऊ पहुंचते ही अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की। अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी की तस्वीर बदल दी है, यहाँ वापस कानून राज ला दिया है। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि तब लोग यहां आतंकित थे, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा है कि आज जब वो 2021 में यूपी में खड़े हैं तो गर्व से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है। यह देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। 44 में 22 से ज्यादा योजनाओं में योगी सरकार सबसे आगे है। यूपी ने सभी क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया है। कोरोना की दोनों लहर में योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये तारीफ अमित शाह ने किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। इसी क्रम में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भी यूपी के चुनाव में रण में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। यूपी चुनाव प्रभारी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ऐलान किया है कि जेडीयू यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि जदयू चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। उन्होंने बताया कि जदयू 200 सीटों पर अपना भाग्य आजमाएंगी। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते जिम्मेवारी के साथ कहना
चाहता हूं कि यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब मणिपुर में भी चुनाव लड़ेंगे, पिछले बार ना तो यूपी में लड़े थे और ना ही मणिपुर में लड़े थे। केसी त्यागी ने बताया है कि पार्टी के विस्तार के लिए नीतीश कुमार जी अन्य राज्यों का दौरा करेंगे। जब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी वे दौरा करेंगे। अगस्त माह में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में होगी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ जो फैसले लिए हैं उस पर मोहर लगेगी। दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर मोदी सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा ना कराकर मोदी सरकार आखिर क्या छिपाना चाह रही है। ओवैसी ने कहा है कि क्यों सरकार पेगासस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने से डर रही है। आखिर आप क्या छिपाना चाह रहे हैं? हम संसद को चलने देना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। आप केवल बिल पास करना चाहते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? हमें अपने विचार रखने का मौका नहीं मिल रहा है। पेगासस पर बोलते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल करके हैकिंग की है, जो कि अवैध है। ओवैसी ने कहा है कि जब इजराइल में जांच शुरू हो सकती है तो फिर यहां भी होनी चाहिए। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार कोई कमेटी बनाती है तो उसके सामने अपना फोन जमा करने को तैयार है, ताकि ये जांच किया जा सके कि इसकी हैकिंग हुई है या नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार क्यों नहीं कह रही है कि वे चर्चा करने के लिए तैयार है। 300 सांसद होकर भी वे किस बात से डर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि मैं कहता हूं कि सरकार चर्चा शुरू करे, हम भी अपनी बात कहेंगे। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच एलएलसी को लेकर होने वाली वार्ता पर भी सरकार को निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चीन हमारे देश की सीमा में घुसकर बैठा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम ही नहीं लेते। ओवैसी ने मांग की है कि भारत सरकार को सांसदों और पत्रकारों को लेकर वहां जाना चाहिए और स्थिति साफ करनी चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।